अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम मैम, वालेकुम ठीक है। अस्सलाम जी मैम, आ रही है। सॉरी फॉर बीइंग लेट बच्चों, थोड़ा सा जुम्मे की वजह से टाइम हो गया ऊपर नीचे। हाँ जी, हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था सेरिब्रम ब्रेन का जो मेन पार्ट है उसके हमने सारे फीचर्स देखे बाहर से, कहाँ कौन कौन सा गायरस है, कौन कौन सा सल्कस है, कितने पार्ट्स हैं हर लोब में और क्या क्या उनका फंक्शन है। फिर हमने अंदर से देखा कि क्या क्या उसमें प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे वाइट मैटर, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने पढ़े थे इनका फंक्शन क्या क्या है। फॉर एग्जांपल कि हमने अगर पैराइटल लोब में हमने पढ़ा है कि ये पार्ट कौन सा है, या हमने अगर फ्रंटल लोब में पढ़ा है कि सुपीरियर फ्रंटल गायरस है, तो उसका क्या फंक्शन है, वो क्या सेंस कर रहा है, वो कहाँ पे सिग्नल्स भेज रहा है, ब्रेन का कौन सा पार्ट सेंसरी है, कौन सा मोटर एरियाज को रिसीव कर रहा है, ये सारा कुछ हम आज देखेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में से कोई चीज़ नहीं समझ में आई हुई है तो वो मुझसे पूछ लीजिए पहले, उसको क्लियर कर लें तो फिर आगे चलते हैं। मैम अमेग्डालोइड न्यूक्लियस में था, लिम्बिक सिस्टम के साथ ये कनेक्टेड है। मैम लिम्बिक सिस्टम। बेटा लिम्बिक सिस्टम भी आगे पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ ब्रेन ही है, इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ओके ओके मैम। डिफरेंट कॉर्टिकल एरियाज कौन से हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं ये हमने आज देखना है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स हम इसको कंप्लीट कह रहे हैं, इसमें नर्व सेल्स भी आ जाते हैं, फाइबर्स भी, न्यूरोग्लिया भी और ब्लड वेसल्स भी। कहाँ पे मैक्सिमम होती है थिकनेस? गायरस पे, और मिनिमम होती है सल्कस की डेप्थ में, क्योंकि गायरस जो है वो मेन पार्ट है, सल्कस जो है वो डिप्रेशन आ रहा है और वो नीचे की तरफ चला जाता है। कॉर्टिकल एरियाज कौन कौन से हैं लोब्स के साथ साथ देखेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ फ्रंटल लोब में, फ्रंटल लोब में कौन कौन से एरिया हैं? प्री सेंट्रल एरिया, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो फ्रंटल लोब है ये हमारे पास है मोटर लोब। इसके सारे एरियाज जो होंगे वो मोटर एक्टिविटीज से कनेक्टेड होंगे, यानी कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ से सेंड करेगा। ठीक है, रिसीव नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। प्री सेंट्रल एरिया है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है, फ्रंटल आई फील्ड, मोटर स्पीच एरिया एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यहाँ पे ये सारे एरियाज दिखाए हुए हैं। ठीक है, प्राइमरी मोटर सेंटर आ गया, ये सप्लीमेंट्री एरिया आता है, फ्रंटल आई फील्ड है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है और ये ब्रोकास एरिया। इनके क्या क्या फंक्शंस हैं और ये क्या क्या करते हैं ये देखते हैं। प्री सेंट्रल गायरस, प्री सेंट्रल एरिया की हम पहले बात करें। प्री सेंट्रल एरिया में क्या आ रहा है, इसमें प्री सेंट्रल गायरस आएगा। प्री सेंट्रल गायरस कहाँ था? ये हमारे पास सेंट्रल गायरस है, ये हमारे पास सेंट्रल सर्कस था, ये प्री सेंट्रल एरिया है, इसमें प्री सेंट्रल गायरस आया। पोस्टीरियर पार्ट आया, सुपीरियर फ्रंट, सुपीरियर मिडल और इंफीरियर फ्रंटल वायर आएगा, इसमें पोस्टीरियर पार्ट ये वाले आ गए। ठीक है, उसके अलावा सेंट्रल सर्कस का इंटीरियर पार्ट आएगा, सेंट्रल सर्कस ये था, इसका इंटीरियर पार्ट आया। क्या कर रहा है ये? कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बल फाइबर्स यहाँ से अराइज होते हैं और वो बॉडी में जाते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल एंड कॉर्टिको बल्बल। अब ये देखें कि ये हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स में, जैसे हमने असेंडिंग ट्रैक्स पढ़े थे ना, स्पाइनोथैलेमिक, स्पाइनोरेटिकुलर, इस तरीके से ये अब हमारे पास आ गए डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या हुआ? कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टेक्स से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में जाना है, तो ये डिसेंडिंग है। ये कॉर्टेक्स, ये कॉर्टिकल एरिया हो गया ब्रेन का, ये जो एरिया है कॉर्टिकल एरिया, यहाँ से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, तो वो कॉर्टिको स्पाइनल एंड कॉर्टिको बल्बर एरिया, कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स हैं जो यहाँ से अराइज होंगे प्री सेंट्रल एरिया से। मैम कौन कौन से सेल्स हैं? पिरामिडल एंड बेड सेल्स हैं, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वहां से ये अराइज हो रहे हैं। जी बच्चे, मैम हमने लास्ट टाइम लेक्चर 8 किया था। लेक्चर 8 था, सॉरी बेटा थोड़ी नंबरिंग आगे पीछे हो गई होगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा आगे पीछे किया लेक्चर्स को, कोई इशू नहीं है, मैं देख लूंगी। बेटा ये 9th लेक्चर ही है, आप ये ना देखेंगे लेक्चर 10 है, इस चीज पे फोकस करें कि पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने लेक्चर थोड़े से आगे पीछे कर दिए हैं, जैसे जो मुझे समझ आई कि जो लेक्चर जिसके बाद पढ़ाना चाहिए उस तरीके से लेके चल रही हूँ। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे थे प्री सेंट्रल एरिया की, जिसमें कौन कौन से पार्ट्स आ गए? प्री सेंट्रल गायरस आ गया,
सेंट्रल सर्कस का थोड़ा सा पार्ट आ गया और सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर फ्रंटल गायराई जो थे उनके पोस्टीरियर पार्ट्स आ गए हैं। कर क्या रहा है ये कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबल्बर फाइबर जहाँ से ओरिजिनेट होके नीचे की तरफ ट्रैवल करेंगे, डिसेंडिंग ट्रैक्स बना गए। प्री सेंट्रल एरिया को आगे से हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है किसमें, प्राइमरी मोटर एरिया जो कि ब्रॉडमैन एरिया 4 कहलाता है, वो करता क्या है, आइसोलेटेड मूवमेंट्स कराता है ऑन कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि कहीं ना कहीं पे डिसेंडिंग ट्रैक में डिकसेशन होगी और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल कर रहा है राइट साइड की मूवमेंट्स को, जबकि बायलेटरल मूवमेंट्स कंट्रोल कर रहा है किन किन चीजों की, आईबॉल की, फेस की, टंग की एंड फेरिंक्स और लेरिंक्स की। समझ आई है ये चीज? यस मैम। ये जो प्री सेंट्रल एरिया में प्राइमरी मोटर एरिया है जिसे हमने ब्रॉडमैन एरिया 4 कहा है, ये कंट्रोल कर रहा है आइसोलेटेड मूवमेंट्स कॉन्ट्रालेटरल साइड की, जबकि बायलेटरल मूवमेंट्स आईबॉल की, फेस की, टंग की, फेरिंक्स एंड लेरिंक्स की। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है सेकेंडरी मोटर या प्री मोटर एरिया। ये प्राइमरी मोटर एरिया था, नेक्स्ट है हमारे पास प्री मोटर एरिया, उसमें एरिया 6 पार्ट्स ऑफ एरियाज 8, 44 एंड 45 आ जाते हैं। ठीक है, ब्रॉडमैन एक बंदे का नाम था जिसने इसकी सारी नंबरिंग की थी, लेबलिंग के हिसाब से कह रहे हैं, जैसे भी उससे हमने हिसाब से नंबर्स दिए होंगे, तो ये नंबर्स हम याद रखते हैं कि वो ब्रॉडमैन एरिया 4 है, ब्रॉडमैन एरिया 6 है और इसमें पार्ट्स आ जाते हैं 8, 44 और 45 एरियाज के। ये क्या करता है कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ हमारी कोई मोटर एक्टिविटी एसोसिएटेड थी उसको स्टोर करके रखता है और पोस्चरल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। पोस्चरल मूवमेंट्स क्या होती हैं, बैठना, उठना, चलना, किस तरीके से, ये सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे पोस्चर को कंट्रोल कर, यानी बेसिकली सारी जो मोटर एक्टिविटीज़ है हमारी वो फ्रंटल लोब कर रही है और उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं फ्रंटल लोब के वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा एरियाज दिखाती हूँ नंबरिंग के हिसाब से। ये जैसे इस डायग्राम में दिखाए गए हैं, ये एरिया 4 है, ये हमने पहले 6 एरिया 6 की बात की, इसमें साथ में 8 आ रहा है, 44 आ रहा है, 45 आ रहा है। ठीक है, समझ आई? यस मैम। ये फ्रंटल लोब है, पहले हमने प्राइमरी मोटर एरिया की बात की, वो एरिया 44 आ गया। देन हमने बात की प्री मोटर एरिया की, उसमें हमने कहा कि 6 आता है हमारे पास, कुछ पार्ट आता है 8 का और एरिया 44 और 45 का, तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्री मोटर एरिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। प्राइमरी मोटर एरिया पढ़ लिया हमने, प्री मोटर एरिया पढ़ लिया, अब हम आगे सप्लीमेंट्री मोटर एरिया जो कि उनको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, वो कहाँ पे है, वो मिडल फ्रंटल गायरस में होता है और इसकी स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करती है कॉन्ट्रालेटरल साइड की मूवमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल साइड के लिम्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है सप्लीमेंट्री एरिया, लेकिन ये क्योंकि सप्लीमेंट्री है, एग्जैक्ट इसका कंट्रोल नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट इसका कंट्रोल नहीं है, इसलिए अगर इस एरिया में लीजन आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हेल्प कर रहा है सप्लीमेंट्री एरिया। नेक्स्ट एरिया हमारे पास है फ्रंटल आई फील्ड एरिया। फ्रंटल आई फील्ड एरिया, ये जो येलो कलर में दिखाया हुआ है, ये फ्रंटल आई फील्ड एरिया है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, फेशियल एरिया और प्री सेंट्रल एरिया। फेशियल एरिया का मतलब ये है कि सामने वाली तरफ प्री सेंट्रल एरिया की, जो प्री सेंट्रल एरिया था उसके सामने की तरफ प्रेजेंट है, मिडिल फ्रंटल गायरस में प्रेजेंट है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, ब्रॉडमैन एरिया 6, 8 एंड 9 आते हैं और इसकी स्टिमुलेशन क्या कॉज कर रही है, कॉन्जुगेट मूवमेंट्स ऑफ आईबॉल्स, यानी दोनों आईज को किस तरीके से मूव करना है, और उसके अलावा स्कैनिंग मूवमेंट्स ऑफ आईबॉल्स, जो वॉलेंट्री स्कैनिंग होती है कि एक आईबॉल एक साइड पे और दूसरी आईबॉल 5 लोग कर लेते हैं, कोई ऊपर नीचे, तो इस तरीके से जो वॉलेंट्री चीज कर लेते हैं वो वाली चीजें कंट्रोल करती है। ठीक है, फ्रंटल आई फील्ड एरिया आईबॉल की मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है हमारे पास मोटर स्पीच एरिया, जिसे हम ब्रोकाज एरिया भी कहते हैं। मोटर स्पीच एरिया यहाँ पे पर्पल से शेड में दिखाया हुआ है, ये कहाँ पे जा रहा है, इंफीरियर फ्रंटल गायरस में जा रहा है, इसमें एरियाज 44 और 45 आ जाते हैं। ये हमारे पास प्रेजेंट होता है इंफीरियर फ्रंटल गायरस में। ये क्या करता है कि हमारी स्पीच, मतलब कि जो वर्ड्स हमारे प्रोनाउंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, एग्जैक्टली जो हमारे वर्ड्स निकल रहे होते हैं वो इसके कंट्रोल में होते हैं। यानी कि अगर इसका लीजन हो जाएगा तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, मतलब वो सब कुछ समझ रहा है, वो बोलना चाहता है, लेकिन उसके वर्ड्स प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं होंगे। ठीक है,
पैरालिसिस ऑफ स्पीच हो जाएगा, एक्सप्रेसिव एफेजिया कहते हैं इसे, कि वो मतलब उसके वर्ड्स नहीं प्रोनाउंस होंगे और वो नहीं सही से बोल पा रहा, ठीक है। टंग का पैरालिसिस नहीं है, स्पीच का पैरालिसिस है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या चीजें आ रही हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर फ्रंटल कैराई के ग्रेटर पार्ट्स आ रहे हैं, जो बिल्कुल सामने की तरफ ग्रीन शेड में दिखाया है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फ्रंटल का सबसे आगे वाला एरिया, इसमें ऑर्बिटल कैराई भी आ जाता है, ये हमने नहीं पढ़ा था, डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये ऑर्बिटल बोन में मतलब ये ऑर्बिटल प्लेट बना हुआ था। एनाटॉमी 3 में हमने पढ़ा था कि फ्रंटल लोब जो है वो हमारी फिब्रिफ्रॉम प्लेट के ऊपर फ्रंटल बोन जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये ऑर्बिटल कैराई इसमें शामिल होता है। इसके अलावा इंटीरियर हाफ है सिंगुलेट गाइरस। सिंगुलेट गाइरस कहाँ था, अंदर की तरफ प्रेजेंट था, मीडियल साइड ऑफ द ब्रेन में, और मीडियल फ्रंटल गाइरस का भी इसमें पार्ट आ रहा है। ये किसके साथ कंसर्न है, एक इंसान की जो भी पर्सनैलिटी, जो कुछ भी हमें नजर आ रही है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी वो किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से परसीव करता है किसी चीज को, जो भी एक इंसान की पर्सनैलिटी है वो ये एरिया कंट्रोल कर रहा है। कंसर्न विद द मेकअप एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, डेप्थ ऑफ फीलिंग्स, क्या उसमें किस चीज को किस तरीके से फील करना है, उसे क्या इनिशिएटिव लेना है किसी चीज पे, क्या जजमेंट है उसकी, इन सब चीजों को ये पार्ट हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर हमने किसी से कोई बात की है तो वो आगे से क्या रिस्पॉन्स देगा, या वो किस तरीके से फील करेगा उसको, या अगर उसके सामने कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई हादसा हो रहा है, तो वो उसके लिए क्या, वो किस तरीके से अपना एक्शन शो करेगा, ये सब कुछ उसका ये दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ गए फ्रंटल बोन, फ्रंटल लोब के सारे पार्ट्स। सबसे पहले हमने ये पढ़ा प्राइमरी मोटर एरिया, फिर प्री मोटर एरिया, देन हमने पढ़ा फ्रंटल आई फील्ड एरिया, उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा ब्रोकास एरिया जो स्पीच के साथ कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा ये जिसको हमने कहा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी को। ठीक हो गया, ठीक है, समझ आ गई है कि फ्रंटल लोब के सारे एरियाज क्लियर हो गए हैं। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम सप्लीमेंट्री मोटर एरिया जो है वो असिस्ट करता है प्राइमरी मोटर एरिया को। सप्लीमेंट्री दोनों को कंट्रोल कर रहा है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी, दोनों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन प्राइमरी को इस वजह से ज्यादा कर रहा है क्योंकि लिम्स की मूवमेंट प्राइमरी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, प्री मोटर सॉरी। ओके मैम। पैराइटल लोब में आ गए। पैराइटल लोब हमारे सेंसरी लोब है, ठीक है, यानी कि जो फाइबर्स नीचे से आ रहे थे, असेंडिंग ट्रैक्ट जो थे वो यहाँ पे आके एंड होंगे और यहाँ पे ये सेंसेशन फील करेगी। ये सेंसरी लोब है। फ्रंटल लोब हमारी पूरी मोटर लोब की मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगी, ये हमारी सेंसेस को कर रही है। प्राइमरी समस्थेटिक एरिया है, सेकेंडरी समस्थेटिक एरिया है एंड समस्थेटिक एसोसिएशन एरिया है। कौन कौन से हैं ये देखते हैं। प्राइमरी समस्थेटिक एरिया है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्ट सेंट्रल गायरस में, सेंट्रल सर्कस के पीछे वाला जो था। पोस्टीरियर पार्ट आता है इसमें पैरासेंट्रल लोब्यूल का, इसमें ब्रॉडमैन एरिया आ जाते हैं 1, 2 एंड 3। ये कहाँ से फाइबर्स ले रहे हैं, बीपीएन एंड बीपीएल से, जो कि न्यूक्लियाई है थैलेमस की, जो हमने असेंडिंग ट्रैक में पढ़े थे कि न्यूक्लियस जो हमने थैलेमस के पढ़े थे, वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्टरोमीडियल न्यूक्लियस जो थे थैलेमस के, वहां से ये प्रोजेक्शन फाइबर्स ले रहा है। ये रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द बॉडी से, मतलब राइट साइड का हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड से कंट्रोल, लेफ्ट साइड की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है क्योंकि वहां पे डिकसेशन हो गई थी। बॉडी की कॉन्ट्रालेटरल, ओरल कैविटी की और लैरिंक्स की, फेरिंक्स की एंड पेरिनियम की, इनकी सेम साइड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। बाकी बॉडी से कॉन्ट्रालेटरल, जबकि ओरल कैविटी से यानी माउथ से लैरिंक्स, फेरिंक्स और पेरिनियम की सेम साइड से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है। ये हमारे पास पैराइटल लोब है, ये सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेकेंडरी समस्थेटिक एरिया। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ लेटरल सर्कस में,
ये किस लिए कर रहा है? क्यूटेनियस स्टिमुलाई, यानी स्किन पे अगर कोई भी चीज़ हमारी टच करती है या प्रिक करती है तो वो उस चीज़ को ब्रश स्ट्रोक्स या टैपिंग जो है स्किन की उसको नोट डाउन कर रहा है और इस चीज़ को सेंस कर रहा है। सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया। नेक्स्ट हमारे पास सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया, ये कहाँ प्रेजेंट है? सुपीरियर पैराइटल गाइरस में। इसमें ब्रॉडबैंड एरियाज 5 और 7 आ जाते हैं और ये डिफरेंट सेंसरी मोडालिटीज जो है उसको रिसीव करता है और उनको फिर इंटीग्रेट करता है आगे। जैसे कि स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस क्या होता है? किसी भी चीज़ की विद क्लोज्ड आइज आप किसी चीज़ को हाथ में पकड़ के जैसे बता सकते हैं कि ये इतना इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना, मतलब आप किसी चीज़ को आंखें बंद करके भी जो हाथ में पकड़ के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि और डस्टर या इस तरह से जो कोई भी चीज़ है इसको हम स्टीरियोग्नोसिस कहते हैं। ठीक है, कि हमारे ब्रेन किसी मतलब एक चीज़ को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये चीज़ ऐसी होती है कि ये एक मतलब जैसे कोई फ्रूट्स हैं, तो फॉर एग्जांपल एप्पल है और हमें पहले पता है कि ये एप्पल है और हमें आइस क्लोज के साथ कोई एप्पल दे और हम उसको सिर्फ अपने सेंसेस के साथ सिर्फ इस एरिया की हेल्प से हम उसको फील कर सकते हैं कि हाँ ये एप्पल है, उसकी यहाँ पे जो है लीफ है और ये बाकी इस तरीके की शेप एप्पल की होती है या इस तरीके का मैंगो होता है, जो भी चीज़ है हम वो उसको इसको हम स्टीरियोग्नोसिस कहते हैं कि हम उसकी लेंथ, वेट और शेप के हिसाब से इसे गेस कर सकते हैं कि क्या है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है आज का लेक्चर, बस ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पे प्रेजेंट है और ये ऑस्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्पी और स्पॉटिंग। नेक्स्ट हमारे यहाँ ऑक्सीपिटल लोब में। ऑक्सीपिटल लोब जो है हमारी वो विजुअल हमारी एक्टिविटीज के साथ कंसर्न होती है, जिसमें प्राइमरी विजुअल एरिया आ रहा है, सेकेंडरी विजुअल एरिया आ रहा है और ऑक्सीपिटल आई फील्ड एरिया आ रहा है। प्राइमरी विजुअल एरिया हमारा क्या है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कैल्कराइन सर्कस में है। कैल्कराइन सर्कस हमने पढ़ा था जो कि अलग कर रहा होता है ऑक्सीपिटल लोब को। इसमें ब्रॉडबैंड एरिया 17 है। राइट हाफ ऑफ फील्ड ऑफ विजन जो है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है और वाइस वर्सा, यानी कि हमारे मैं इसको आपको राइट हाफ का मतलब ये है कि हमारी आईज को दोनों को सेंट्रली डिवाइड कर लें, तो जो राइट हाफ हमारा विजन का है वो लेफ्ट साइड वाली देख रही है और जो लेफ्ट साइड वाली विजन है वो हमारी राइट साइड देख रही है। समझ आ रही है बात की? यस मैम। कॉन्ट्रालेटरल विजन हमारी चल रही है, जो राइट साइड की विजन है वो हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन कंट्रोल कर रहा है और जो हमारे लेफ्ट साइड का विजन आ रहा है वो हमारी राइट साइड कंट्रोल कर रही है ब्रेन की। सेकेंडरी विजुअल एरिया है, इसे सराउंड किया हुआ है प्राइमरी विजुअल एरिया को। ये प्राइमरी विजुअल एरिया है जो डार्क ब्राउन है और जो ये रेडिश है ये सेकेंडरी विजुअल एरिया है। इसमें ब्रॉडबैंड एरिया 18 और 19 आते हैं और ये पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ जो हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन होती है उसे कंट्रोल करती है। और रिकग्निशन में जैसे हमें कोई जगह देख के याद आ जाती है कि ये कौन सी जगह है, या कोई पर्सन देख के याद आ जाता है कि इसे हमने देखा हुआ है, ये उन चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। जो हमारा ऑक्सीपिटल आई फील्ड है ये सेकेंडरी विजुअल एरिया में ही होता है और ये रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज को फॉलो कर रहा होता है, यानी जो हमारी आई किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को जैसे फॉलो कर रही होती है, देख रही होती है और जिस तरीके से मतलब कोई चीज़ बहुत शार्पली भी हमारी आईज के आगे से गुजरे तो हम एकदम से उसको देखते हैं, इस तरीके से वो सब कुछ जाएगी ऑक्सीपिटल आई फील्ड एरिया पर कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब हमारी ऑडिटरी लोब है। ये हमारी जो है वो सेंस ऑफ हियरिंग को कंट्रोल करिए। इसमें प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया और सेंसरी स्पीच एरिया। कितना पर्टिकुलरली अल्लाह ताला ने हमारे एरियाज को डिवाइड किया हुआ है कि जो फ्रंटल लोब के सारे थे वो मोटर एरियाज हैं, जो पैराइटल लोब के सारे थे वो सेंसरी एरियाज हैं, जो ऑक्सीपिटल लोब है वो विजन के साथ एसोसिएटेड है और जो टेम्पोरल लोब है सारी वो हमारी हियरिंग के साथ एसोसिएटेड है। ये देखते कोई भी इंटरमिंगलिंग या कोई मिक्सचर नहीं है कि फलानी चीज़ वहाँ पे चली गई, वो वहाँ पे चला गया, ये सेंस कर रहा है, वो मोटर कर रहा है, इस तरीके से नहीं है। बहुत अप्रोप्रिएटली सब कुछ जो है वो अपनी जगह पे है और मतलब देखने में जितना ब्रेन लग रहा होता है कॉम्प्लिकेटेड सा है, उसी तरीके से कितनी प्यारे तरीके से डिवीजन अल्लाह ताला ने की हुई है सारी। और अगर सिर्फ समझ के हम इसको चलें तो बहुत ईजी हमारे लिए भी अंडरस्टैंडिंग है और जाहिर है कि अल्लाह ताला का शुक्र तो बनता ही है कि इस तरीके से अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपनी जगह पे अप्रोप्रिएटली रखा हुआ है। टेम्पोरल लोब है, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया और सेंसरी स्पीच एरिया इसमें आ जाता है, जिसे वर्निंग्स एरिया भी कहते हैं।
ऑडिशन है, मतलब सुनना हमारी सेंस ऑफ हियरिंग है, तो उसके साथ ही हमारी स्पीच भी एसोसिएटेड है कि हम जो सुनेंगे उसके बाद उसका रिस्पॉन्स देना या बोलना, इस वजह से स्पीच एरिया टेम्पोरल लोब में आता है। ठीक है, ये हमारी टेम्पोरल लोब आ गई। इसमें प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है, सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया है और वर्निक्स स्पीच एरिया ये यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, ये एंटीरियर है और वर्निक्स नीचे की तरफ आ जाएगा। दिखाते हैं आपको प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ये इंफीरियर वॉल ऑफ लेटरल सर्कस में है और इसमें गायरस ऑफ हेशल भी आता है। बस नाम याद करने की जरूरत है और कुछ जरूरत नहीं आपको। इसमें ब्रॉडबैंड एरिया 44 एंड 42 आते हैं। इसका इंटीरियर पार्ट जो है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स को सुन रहा है, जबकि जो पोस्टीरियर पार्ट है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को सुन रहा है। ठीक है, यूनिलेटरल लीजन क्या करेगा, अगर एक साइड पे लीजन है तो पार्शियल डेफनेस हो जाएगी दोनों साइड पे, यानी एक साइड दोनों को कंट्रोल कर रही है। और लेकिन क्या होगा कि कॉन्ट्रालेटरल साइड पे थोड़ी ज्यादा डेफनेस फील होगी, जबकि जो सेम साइड का एक्सीलेटरल है उसमें थोड़ी कम होगी फील, दोनों में डेफनेस, लेकिन कॉन्ट्रालेटरल साइड पर ज्यादा कंट्रोल है उसमें। सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया के पोस्टीरियरली लेटरल सर्कस में और सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में। इसमें ब्रॉडबैंड एरिया 22 है और ये इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड्स के साथ है कि हम एक आवाज को सुन के गेस कर सकते हैं कि ये किसी बर्ड की साउंड है या ये किसी गाड़ी की साउंड आ रही है हमें, या ये किस चीज़ की साउंड है। और सेंसरी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड है। वही बात है सेंसरी इंफॉर्मेशन किस तरीके से कि जो भी हमने साउंड हमें आ रही है हम उसको बता सकते हैं कि ये किस चीज़ की साउंड है। इवन हम गाड़ी की, ट्रक की, बाइक की साउंड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये हम सेंस कर सकते हैं किस चीज़ की साउंड आ रही है, वो सब कुछ ये कंट्रोल करता है। सेंसरी स्पीच एरिया है वर्निक्स एरिया जी, ये ब्रोकास एरिया है जो कि स्पीच एरिया 1 है। मोटर एरियाज में आता था ये, और ये वर्निक्स एरिया आता है जो कि सेंसरी स्पीच एरिया है। ये कहाँ है, ये डोमिनेंट हेमिस्फीयर का होता है। डोमिनेंट हेमिस्फीयर का मतलब ये है कि हर ह्यूमन इंडिविजुअल में एक हेमिस्फीयर राइट या लेफ्ट डोमिनेंट होता है। ये आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, जो राइट हैंडेड पीपल होते हैं उनमें लेफ्ट साइड वाला डोमिनेंट होता है, और जो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट हैंडेड पीपल होते हैं उसमें राइट वाला डोमिनेंट होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि कॉन्ट्रालेटरल साइड को जो है कंट्रोल कर रहा होता है। तो जो मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड वाला डोमिनेंट होगा, और मेरा स्पीच एरिया जो है, जो मेरा स्पीच एरिया है वो भी मेरे डोमिनेंट हेमिस्फीयर में ही होगा, यानी कि मेरे लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में मेरा स्पीच एरिया सिचुएटेड होगा। सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में होता है ये, इससे पोस्टीरियर एंड लेटरल सर्कस का भी आ जाता है, और ये ब्रोकास एरिया के साथ कनेक्टेड होता है बाय आर्कोइड वेसिकुलस। ये हमने पढ़ा था कि आपस में सारे ब्रेन के पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं, एसोसिएशन फाइबर्स जा रहे होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये आर्कोइड वेसिकुलस फाइबर्स जा रहे हैं जो वर्निक्स एरिया को और ब्रोकास एरिया को जिन्होंने आपस में कनेक्ट किया। परमिट करता है अंडरस्टैंडिंग की, जो कोई रिटन या स्पोकन लैंग्वेज है, और उसको फिर मतलब रीडिंग इट अलाउड के साथ किस तरीके से कि हम एक चीज़ को बुक में देख रहे हैं, हमारी आई उसको देख रही है लेकिन हमारी टंग उसे स्पीक कर रही है, तो वो हमारे आई ने देखा, ब्रेन तक गया, ब्रेन ने समझा उस चीज़ को, और फिर वो वर्ड्स की फॉर्म में जो हमारी टंग से अपीयर हुआ वो ये सारा कुछ प्रोसेस जो चला, ये चीज़ ये कंट्रोल कर रहा है, ये पार्ट कंट्रोल कर रहा है। समझ आई है? कोई चीज़ जो नहीं समझ में आई हुई हो? ये एरियाज दिखाए हुए हैं 41, 42, 43 वर्निक्स हो गए। टेम्पोरल की ही हम बात कर रहे हैं, तो 17, 18, 19 ये हमारे विजुअल एरियाज हो गए। ये सारे हमने बड़े फ्रंटल लोब के एरियाज जो मोटर हैं, ये हमारे पेराइटल लाइन कितनी प्यारी लगती है ना, अगर ये आ जाए आप लोगों को स्पॉटिंग में कितना मजा आएगा। अदर कॉर्टिकल एरियाज में क्या क्या आ जाते हैं, टेस्ट एरिया है। टेस्ट एरिया कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे प्रेजेंट होता है लोअर एंड ऑफ पोस्ट सेंट्रल गायरस में, और एडजॉइनिंग पार्ट्स इसमें आते हैं इंसुला के। ये हमारा टेस्ट एरिया दिखाया हुआ है, ये वाला एरिया जो है ये टेस्ट है। ठीक है, ये लैंग्वेज एंड रीडिंग इसमें डायग्राम में ये दिखाया हुआ। जब हमने वर्निक्स एरिया की बात की थी, ये वर्निक्स एरिया बन रहा है लैंग्वेज और रीडिंग के साथ जो एसोसिएटेड होता है, योगीजन के साथ है। ये हमारा ब्रोकास एरिया, ये स्पीच के साथ है। अच्छा, हम फिलहाल टेस्ट की बात कर रहे थे। ये टेस्ट एरिया है जो कि पोस्ट सेंट्रल गायरस में, और एडजॉइनिंग एरियाज हैं इंसुला के। नाउ व्हाट इज इंसुला? इंसुला क्या चीज़ है कि जब हम, अच्छा आगे चलते हैं। वेस्टिकुलर एरिया क्या है, जो हमारी
कंट्रोल कर रहा है प्रेजेंस को, हमारे वेस्टिबुलर सिस्टम को, कि हम कहाँ खड़े हैं स्पेस में और हम मतलब स्टिल खड़े हैं, इधर उधर गिर नहीं रहे, समझे हुए खड़े हैं। कंट्रोल कर रहा है पोस्ट सेंट्रल गायरेशन प्रेजेंट है, और ये हमारी कंसर्न सेंसेशन ऑफ फेस के साथ भी है। सेंसेशन ऑफ फेस मतलब ये कि कोई भी चीज फेस पर टच होगी, कुछ भी होगा, उसको जो फील कर रहे हैं। इंसुला क्या चीज है, ये हमारे पास प्रेजेंट था लेटरल सर्कस। लेटरल सर्कस को जब हम अपार्ट करेंगे तो हमें ये नीचे से इंसुला नजर आता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट विद इन द डेप्थ ऑफ लेटरल सर्कस, और उसका फ्लोर बना रहा है। ये सर्कस था, एक कट था, सर्कस की हमने बात की है कि सारे कट्स होते हैं। जब हमारे लेटरल सर्कस था, जब हमने इसे अपार्ट किए तो नीचे से हमें जो पार्ट नजर आया है वो इंसुला है। ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑफ द आर्टिकुलेटरी मूवमेंट्स फॉर स्पीच। जो कि हम बोल रहे हैं उसके साथ, अगर हम जैसे कोई काम कर रहे हैं बोलने के साथ साथ, या हम जैसे हमारे हैंड्स मूव कर रहे होते हैं बोलने के साथ, ये उन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एसोसिएशन कॉर्टेक्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एंटीरियर टेम्पोरल कॉर्टेक्स और पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल डोमिनेंस की बात है, सेरिब्रल डोमिनेंस क्या चीज होती है, डोमिनेंट हेमिस्फीयर क्या कर रहा होता है, हैंडेडनेस, परसेप्शन ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच, ये सब कुछ डोमिनेंट हेमिस्फीयर कर रहा है। जबकि नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर क्या कर रहा है, स्पेशियल परसेप्शन, फेशियल रिकग्निशन और म्यूजिक वगैरह को नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर जो है वो इंटरप्रेट कर रहा है। और 90% अडल्ट पॉपुलेशन जो होती है उसमें लेफ्ट साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही था, समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। इतिहास ही बहुत है कि कौन सा कहाँ लोकेटेड है और क्या उसकी नंबरिंग है, ये इम्पोर्टेंट है लेक्चर। ये पिछला लेक्चर भी और आज का लेक्चर भी, दोनों लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया। अच्छा, इसके अलावा बच्चों ये कि पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, मिड की डेटशीट आने वाली है और अब तो यूनिवर्सिटी भी इंशाल्लाह खुलने वाली है, तो होपफुली ऑन कैंपस ही हो। इसलिए मैं पहले से कह रही हूँ कि पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि सारा सिलेबस पिछला सारा इंक्लूडेड होगा मिड में जितना पढ़ा होगा तब तक का सारा सिलेबस इंक्लूडेड होगा, फाइनल में जितना पूरा सिलेबस होगा वो सारा इंक्लूडेड होगा, सिलेबस कम नहीं होगा किसी भी चीज में, सिलेबस कम नहीं होगा, बात याद रखिएगा। इसलिए पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, जो चीज नहीं समझ में आएगी वो समझना शुरू करते हैं। बेहतर है कि अभी जब तक आपके पास ये दिन है कि यूनिवर्सिटी अभी ओपन नहीं हो रही, पीछे से सिर्फ एनाटॉमी को नहीं कह रही, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ताकि जब आप यूनिवर्सिटी आएँ तो आप अपने रिसोर्स पर्सन से डायरेक्टली उनको क्वेश्चन पूछ सकें, क्योंकि कोई भी काउंसलिंग या कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही। आप लोग नहीं पूछते सवाल, या क्लास में भी कोई एक आध बच्चा ही है जो पूछता है। बाकी ये कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करके रखें कि हमने एक आध दिन में सारे सब्जेक्ट्स को जाके रिसोर्स पर्सन से जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आएंगी हम उनको कवर कर लें, ताकि जब मिड आए तो आप लोगों को वो चीज़ इशू ना हो। हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो तो एक आध लेक्चर रिवीजन के रखें मिड से पहले, ताकि जो पिछला पूरा है वो कवर हो जाए। जो नहीं पढ़ा किसी ने, जो नहीं समझ आया हुआ, फेस टू फेस चीज़ें एग्जैक्टली ज़्यादा समझ में आती हैं, बजाय इसके कि हम ये ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। मैं भी अपने आप को न्यूज़ कास्ट से भी लगी होती है, तो अच्छा है कि हम इंशाल्लाह इंटरेक्ट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। कोई चीज़ आज के लेक्चर में से नहीं समझ में आएगी तो पूछ लीजिए बच्चों। मैम ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया में मतलब मेन डिफरेंस क्या है, काइंडली वो एक्सप्लेन करते हैं। बेटा ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया में डिफरेंस यही कह रही है ना। ब्रोकाज एरिया जो है हमारा, ब्रोकाज एरिया हमारा मोटर स्पीच एरिया है, ठीक है। ये क्या करता है, पैरालिसिस ऑफ स्पीच है कि वो वर्ड्स बोल नहीं पाता, वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता, प्रॉपर वर्ड्स नहीं इसके निकलते मुंह से, ठीक है। मतलब कि इंटरप्रेट कर रहा है हमारा वर्निक्स एरिया, और जो बोल रहा है एक्सप्रेस कर रहा है वो हमारा है ब्रोकाज एरिया, ठीक है। मतलब प्रोनाउंसिएशन यहाँ से हमारी निकलनी है कि इस वर्ड को कैसे बोलना है। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है मोटर, तो इसे मोटर बोलना है, ये मेरा ये एरिया कंट्रोल कर रहा है।
ठीक है, लेकिन मेरा ब्रेन परसीव मोटर मेरे ब्रेन ने देख तो लिया कि ये मोटर लिखा हुआ है, ये वर्निक्स एरिया ने देख लिया कि ये मोटर लिखा हुआ है, लेकिन इसे मोटर बोलना है, ये मेरे ब्रेन को पता चल गया कि ये मोटर है और इसे मोटर बोलना है, लेकिन मेरा ब्रोकास एरिया कंट्रोल कर रहा है कि इसे मैं मोटर बोलूं, मैटर या कुछ और ना बोलूं, ये मेरा ब्रोकास एरिया कंट्रोल कर रहा है। और अगर इसमें लीजन होगा तो मुझसे मोटर प्रोनाउंस ही नहीं हो पाएगा, कोई और वर्ड प्रोनाउंस होगा, ठीक है। या जैसे मम्बलिंग से वर्ड्स होते हैं, या कुछ लोग होते हैं जिनमें किसी लीजन की वजह से वर्ड्स प्रॉपर नहीं निकल पा रहे होते, उनके वो चीज़ को प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे होते। जी बच्चों, और कोई? मैम मैम प्राइमरी ऑडिटरी जी मुझे पूछिए। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया के फंक्शन भी एक दफा काइंडली रिपीट कर दें। प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया जो है वो टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है, इसका क्या आप पूछ रही क्वेश्चन है? मैम इसका फंक्शन रिपीट कर दें। बेटा प्राइमरी ऑडिटरी एरिया जो है वो हमारी दो हिस्सों में डिवाइड होता है। जो इसका सामने वाला पार्ट होता है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स को सुनता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है। और इसकी ये बात थी कि ये दोनों साइड्स को एट अ टाइम कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो कॉन्ट्रालेटरल कंट्रोल है इसका वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यानी मेरा राइट साइड का ब्रेन मेरे दोनों ईयर्स को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अगर मेरे राइट साइड पे लीजन आता है तो मेरे दोनों ईयर्स में डेफनेस आएगी, पार्शियल डेफनेस आएगी, थोड़ी सी आएगी, क्योंकि मेरा लेफ्ट साइड का भी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मेरे राइट साइड पे लीजन की वजह से लेफ्ट साइड में मुझे ज़्यादा डेफनेस फील होगी और राइट साइड में थोड़ी कम डेफनेस फील होगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम जहाँ पे हम सेरेब्रल डोमिनेंस की बात कर रहे हैं कि हैंडेडनेस उसमें आ रहा है, मैम जो लोग दोनों हाथों से मतलब लिख सकते हैं सही, उनका हम क्या कहेंगे कि वो बहुत डोमिनेंट है? बेटा उनमें भी बहुत। ना देखिए, एक चीज़ होती है अडेप्टिव, ठीक है। यस एक चीज़ होती है इनेट और एक चीज़ होती है अडेप्टिव। जो इनेट चीज़ है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से लिखना हम भी सीख सकते हैं, बहुत अप्रोप्रिएट नहीं लिखेंगे लेकिन हम सीख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरीके से उनमें भी जो दोनों हाथों से लिख लेते हैं या कर लेते हैं, वो उनमें भी एक हैंड या एक चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो कि उनकी डोमिनेंट होती है, ठीक है। दूसरी उन्होंने अडेप्ट की भी होती है, और मोस्ट कॉमनली ये लोग वही होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं और उन्होंने अडेप्ट कर लिया होता है कि वो राइट हैंड से लिखें, क्योंकि बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में और हमारे रिलीजन में भी हर चीज़ को कहा गया है कि राइट हैंड से खाना खाना है, राइट हैंड से करना है। तो वो राइट हैंड के यूज़ हम बच्चे को सिखाते ही राइट हैंड का यूज़ है कि खाना खा रहे हो राइट हैंड से, लिखना है तो राइट हैंड से। मतलब हम लोग बच्चों को ये नहीं कहते कि लेफ्ट हैंड में पेंसिल पकड़ो, हमने पेंसिल पकड़ाते ही राइट हैंड में, तो वो चीज़ें फिर अडेप्टिव आ जाती है, ठीक है। यस मैम। मैम एक और बात थी, अभी सुना है कि जो लोग सुन नहीं सकते वो फिर बोल भी नहीं सकते, मैम ये ट्रू है? बेटा वो इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि उन्होंने ये उन लोगों के लिए है जो सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, ये उनके लिए है जो कि बाय बर्थ ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर बड़े होके एडल्ट लाइफ में ब्रेन में कोई इशू आता है या हेयरिंग में और कोई इशू किसी और रीज़न की वजह से आता है, जो ईयर के किसी प्रॉब्लम की वजह से, कंडक्शन की वजह से या ईयर कोई ट्यूमर वगैरह की वजह से आ सकता है, उनमें ये इशू नहीं आता कि वो बोल नहीं सकते। ये सिर्फ तब आता है जब बाय बर्थ होता है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई वर्ड सुना ही नहीं। जब उन्होंने जब से वो पैदा हुए उन्होंने कोई वर्ड सुना ही नहीं। जब उन्होंने कुछ सुना ही नहीं तो उनके ब्रेन को कोई आवाज़ ही नहीं गई, वो उसे इंटरप्रेट कर ही नहीं सकता, उन्हें किसी वर्ड का पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी उनकी बोल तो वो रहे होते हैं लेकिन वो मतलब इस किस्म की आवाज़ें वो इस तरह से ऐसी निकल रही होती हैं क्योंकि उन्हें वर्ड्स की मेकिंग ही नहीं आती, ठीक है। ठीक हो गया मैम, जज़ाकिल्लाह मैम। और उन्हें कभी कोई आवाज़ सुनाई देगी भी नहीं कि वो समझ सकें कि इस वर्ड को कैसे, और उनको किसी तरीके से बताया भी नहीं जा सकता कि इनको किस तरीके से सुनना, ये कौन सा वर्ड है वो प्रोनाउंस करना, इस वजह से वो नहीं बोल पाते, ठीक है। ओके मैम। इस
क्रिएशन ही नहीं है वर्निक्स और ब्रोकाज एरिया में। जी बच्चों, और कोई क्वेश्चन? आ गया सारा कुछ समझ? यस मैम। चलो ठीक है, Yes, आप ma'am. कर सकते हैं। मैम वैसे यूनिवर्सिटी कब तक खुल जाएगी? बेटा मैंने कल तक 1 जून सुना था, नहीं परसों तक 1 जून सुना था, और कल मैंने 6 जून सुना है। अब कुछ कह रही हूँ। मैम आप क्या हमारा उनसे कोई क्विज possible लेंगी पर है क्या? यूनिवर्सिटी खुलने से पहले? जी बच्चे, मुझे आवाज नहीं आई मुझे। उनका मैम आप कोई क्विज लेंगी हमारा यूनिवर्सिटी खुलने से पहले? मैं सोच रही थी कि कुछ ले लेते हैं, देखती हूँ मैं नेक्स्ट वीक में अगर हम कुछ ले लें तो अच्छा होगा। कुछ और रख लेते हैं असेसमेंट, ताकि मिड से पहले पहले हमारी एक असेसमेंट हो जाए। ठीक है, एक तो वो आपकी असाइनमेंट रिलेटेड होगी, वो जो असेंडिंग ट्रैक्स वाली है, अभी अभी उसमें सिर्फ असेंडिंग की है, डिसेंडिंग ट्रैक्स भी अभी उसमें ऐड होने हैं, वो आप उनकी ग्रेडेड असाइनमेंट है। ठीक है, ये बात याद रखिए। LMS पे अपलोड करनी है ना? तो अभी नहीं करनी अपलोड, अभी नहीं करनी अपलोड जब तक के डिसेंडिंग ट्रैक्स भी उसमें शामिल नहीं कर देते हम। ठीक है, अब हमने ये इतिहास पढ़ लिया है। अब मेरा ख्याल है कि मैं अगला लेक्चर आपको डिसेंडिंग ट्रैक्स पढ़ाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है पहले हम ब्रेन स्टेम पढ़ लें, कॉन्स मेडुला मेट्रिक में देखूंगी जो चीज़ ज़्यादा इसके साथ कनेक्ट हुई हुई, पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर हम डिसेंडिंग ट्रैक्स में जाएंगे। तो वो एक असाइनमेंट है जो भी आप लोगों की आधी बन चुकी है और आधी अभी होने वाली है। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रैक्स आर मोर इजी देन असेंडिंग ट्रैक्स। एक तो ये कि समझ आ चुका हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया हुआ होता है पीछे से, इस वजह से भी समझ आ जाते हैं। दूसरा ये कि वो थोड़ा सिंपल है, ईजियर। तो एक तो वो आप लोगों की असाइनमेंट है एंड दैट इज ग्रेडेड। ठीक है, एक आध चीज़ कोई और देख लेंगे। ठीक है बच्चों, आप लीव कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन ही रह गए थे इसमें, ये देख लीजिएगा आप लोग। Okay, ma'am. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, ma'am.